हेलो दोस्तों, आपकी एसएससी विद एमएस गौतम में स्वागत है। आज हम अपनी हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि आपके हिस्ट्री से 5 या 6 क्वेश्चन आपके हर वक्त बनते हैं। जो बात करें अपनी हिस्ट्री की तो आज सबसे पहले अपनी हिस्ट्री क्लास अपनी जो इतिहास है इसके बारे में जानेंगे और इतिहास को इतने अच्छे से पढ़ेंगे और आपको उंगलियों पे याद होगी इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके सभी भाई बताएं क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो ये अपना नया चैनल है, इसमें आप सपोर्ट करिए अच्छे से और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लाएंगे। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। आपको पता होगा कि जो इतिहास है 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत। इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। इसके बाद जो आपका आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। तो आपने कभी सुना होगा कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर एसएससी में पूछे गए हैं तो वो आपके मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका जो कार्यकाल पूछ देते हैं कभी, तो याद रखना 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक इसका ये जो कार्यकाल रहा। इसका जो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। अगर इसकी कार्यकाल की बात करें तो ये 1707 से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो ये अपने कार्यकाल की बात करते हैं। तीनों हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हम पहले पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, और इसमें हम बहुत अच्छे से चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हो तो अपने मध्यकालीन भारत पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं? मध्यकालीन भारत पर। ठीक है, अब इसके बाद मध्यकालीन भारत की बात करें मध्यकालीन भारत, तो आपको सबसे पहले मध्यकालीन भारत में जो सिलेबस पता होना चाहिए, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं और कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें, जो अपने टॉपिक दिए गए हैं, तो आपने टॉपिक सबसे पहला जो टॉपिक अपना रहता है इसमें भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण, ये पहला आपका टॉपिक रहता है। दूसरा टॉपिक रहता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। आपने पता होगा जो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने राज्य किया, इसके बारे में हम डिटेल से जब पढ़ेंगे। और भारत पर जो 2 आक्रमण हुए विदेशी, एक अरबी और एक तुर्की। ठीक है, इसके बाद तीसरा टॉपिक आपका आता है जो आपने सुना होगा, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। इनमें देखो कौन कौन से आते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में। जैसे आपका जो जॉन आपके याद आपने सुना होगा कश्मीर, बंगाल, राजपूतान, बहरनी साम्राज्य, ठीक है, और जौनपुर, ये सभी क्या हैं आपके पश्चिम बंगाल, ये सब क्या है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। इसके बाद जो चौथा आता है आपका सूफी और भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन। यहाँ से क्वेश्चन की बात करें, इसके बाद जो 5वां टॉपिक आता है वो आता अपना मुगल वंश, मुगल वंश। ठीक है, ये जो आपका मुगल वंश है ये 1526 से लेकर आपका 1857 ईस्वी तक रहा। तो आपको पता होगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजाओं का क्या पूछा जाता है? कार्यकाल पूछा जाता है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपके सूफी और भक्ति आंदोलन और मुगल वंश और भारत पर विदेशी आक्रमण। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य से कभी धोखे में कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इन 3-4 टॉपिक से। तो हम इतने डीप से पढ़ के चलेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हम आपको बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाएंगे जिसमें आपने कभी आज तक नहीं पढ़ी होंगी, और पढ़ी भी होंगी तो आपको यहाँ पर अधिक क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे जहाँ भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पे। जो अपना पहला टॉपिक है अपना भारत पर विदेशी आक्रमण,
ठीक है। तो सबसे पहले अगर भारत पर विदेशी आक्रमण की क्या बात करें तो इसमें 2 आक्रमण हुए। सबसे पहला अरबी आक्रमण, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है पहला ही। सबसे पहला अरबी आक्रमण। दूसरा हुआ तुर्की आक्रमण, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो अरबी आक्रमण थी यहाँ पे किसने किया था, तो आपको याद रखना मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, या कह दे मीर कासिम। ये जो था इसने 712 ईस्वी में किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे जो सिंध के दाहिर, ठीक है। तो आपको यहाँ से याद रखना पहला ही क्वेश्चन बनता है जो अरबी आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, 712 ईस्वी में किया था। और किस राजा के खिलाफ किया था, जो सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था। इसके बाद अगर तुर्की आक्रमण की बात करें, जो प्रथम आक्रमण वो किया था सुबुक्तगीन ने। किसने किया था, सुबुक्तगीन ने। तो ये सुबुक्तगीन ने किया था, ये आपका 997 ईस्वी में किया था। और यहाँ पे जो राजा हुआ करता था जयपाल, ठीक है, इसने किसके विरुद्ध किया था, जयपाल के विरुद्ध। इसके बाद अगला जो राजा आता है इसका बेटा आता है महमूद गजनबी, ठीक है। और इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये जो पूछा जाता है ये तुर्की आक्रमण जो वंश इनका हुआ करता था यामनी वंश। कौन सा, यामनी वंश। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, यहाँ से पूछ देता है। बताइए जो तुर्की आक्रमण हुआ था वहाँ पे वंश कौन सा था, यामनी वंश। तो हम मैंने बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, भारत पर विदेशी आक्रमण की बात करें तो बच्चों कौन सा होगा, पहला अरबी आक्रमण होगा, दूसरा कौन सा होगा, तुर्की आक्रमण। अगर अरबी आक्रमण की बात करें तो आपको पता होगा 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम था जिसने प्रथम भारत पर अरबी आक्रमण किया था। और ये किस राजा के विरुद्ध किया था, राजा दाहिर के विरुद्ध। अगर दूसरी बात करें जो आपका कौन सा है, तुर्की आक्रमण, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो भारत पे प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया था, तो वो किया था सुबुक्तगीन ने। और कौन सा राजा था, राजा जयपाल। तो ये आपको बड़े अच्छे से चीज़ें समझनी है और आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने, ठीक है। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर ही वीडियो को देखें। तो सबसे पहले अगर बात करें ये आपकी वीडियो, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए जो भी चीज़ें हैं। हो गया। अब बात करते हैं अरबी आक्रमण, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें जो अरबी आक्रमण में, तो आपको पता होना चाहिए ये भारत पर आक्रमण किसने किया था। और जो अरबी थे इनमें भारत पर आक्रमण किसने किया था, याद रखना मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और ये कब किया था, 712 ईस्वी में। और किस राजा के खिलाफ किया था, तो याद रखना राजा दाहिर के खिलाफ। ये राजा जो हुआ करता था ब्राह्मण वंशी शासक था, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछे कि जो राजा हुआ करता था ये कैसा था, ब्राह्मण वंशी राजा हुआ करता था। पूछे कि जो इसके कारण क्या थे, इसके जो कारण पूछ देता है सबसे पहले। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, अगर कारण पूछे पहले उद्देश्य पता कर लो, आपके उद्देश्य इसके क्या थे। उद्देश्य को याद रखना, इसका जो पहला उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। दूसरा था अरबी साम्राज्य का विस्तार, अरबी साम्राज्य का विस्तार। और तीसरा था इसका कि धन को लूटना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें तो अरबी साम्राज्य का विस्तार और धन को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, तो ये टॉपिक सबसे पहले अगर आते हैं तो पहले अरबी आक्रमण की बात करें भारत पे किसने किया था,
तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ये कब किया था? 712 ईस्वी में। और यहाँ के किस राजा के विरुद्ध किया था? राजा दाहिर के विरुद्ध। और पूछे कि ब्राह्मण वंशी शासक था, ये कहाँ का शासक था? तो याद रखना सिंध, ठीक है, जो आपके पाकिस्तान में सिंध प्रांत का शासक हुआ करता था। और मोहम्मद बिन कासिम था, ये प्रथम मुस्लिम अरबी शासक हुआ करता था, ठीक है। ये प्रथम मुस्लिम अरबी शासक हुआ करता था। और इसने जो ये भारत में प्रवेश हुआ था, तो यहाँ से याद रखना, इसने जो प्रवेश हुआ था भारत में, ये मुल्तान से, ठीक है। आपको याद रखना, ये आपका मुल्तान से प्रवेश हुआ था भारत में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने भारत पर 712 ईस्वी में जो राजा दाहिर के विरुद्ध आक्रमण किया था। और ये प्रथम अरबी मुस्लिम आक्रमणकारी था। पूछे कि ये भारत में कहाँ से प्रवेश हुआ था, तो आपको याद रखना, ये मुल्तान के साइड से प्रवेश हुआ था। इसके बाद, या मकरान तट बोलते, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इनके जो अरबी थे, अरबियों का उद्देश्य हुआ था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना भारत में, और अरबी साम्राज्य का विस्तार और धन को लूटना। ये सभी क्या थे? इनके प्रमुख कार्य थे। तो ये आप नोट कर लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद देखो, अब आते हैं, अब अगले पॉइंट पे बात करें तो सबसे पहले अब हम चलते हैं इनकी कालड़, अरबी आक्रमण की कालड़ पूछ देते हैं कभी कभार। सबसे पहले अगर कालड़ की बात करें, कालड़, ठीक है, तो इसमें दो कालड़ थे। प्रथम कालड़ था जो इराक का जो सूबेदार हुआ करता था, इराक का जो सूबेदार हुआ करता था, अल हजाज, ठीक है। ये भारत की संपन्नता के कालड़ से जीतना चाहता था। सबसे पहला कालड़ जो हुआ करता था, इराक का जो सूबेदार हुआ करता था अल हजाज, ये भारत की उसकी संपन्नता की कालड़ जीतना चाहता था। दूसरा कालड़ ये था कि यहाँ जो श्रीलंका का एक शासक हुआ करता था, श्रीलंका का शासक, ठीक है, उसने क्या किया था? अल हजाज को कुछ भेंट में जहाज भेजे, ठीक है। तो याद रखना, अल हजाज को भेंट में जहाज भेजे, जिन्हें देवल बंदरगाह, ठीक है, यहाँ पे याद रखना, जिन्हें देवल बंदरगाह जो कि सिंध में हुआ करता था, वहाँ पर समुद्री डाकुओं ने लूट लिए, समुद्री डाकुओं ने लूट लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। पूछे कि जो दूसरा कालड़ था, जो श्रीलंका के शासक थे, उन्होंने अल हजाज को कुछ जहाज भेंट में दिए, जिसमें जो देवल बंदरगाह सिंध से होते हुए ये जब जा रहे थे, वहाँ पे जो कुछ समुद्री डाकू थे, उन्होंने क्या किया? इन्हें लूट लिया। जब इन्हें लूट लिया तो क्या हुआ? अल हजाज ने एक पत्र लिखा दाहिर को, ठीक है, दाहिर को एक पत्र लिखा और इनसे ये कहा कि भाई जो भी आपने मेरा धन लूटा है वापस कर दो, अन्यथा आपके लिए सही नहीं होगा। तो दाहिर ने ये कहा कि भाई वो ना तो मेरे शासनकाल में आते हैं, ना तो वो मेरी प्रजा में आते हैं, ना तो मैं उनसे मेरा कोई संबंध है, वो पता नहीं कैसे इन्होंने कैसे लूट लिया। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि जो दाहिर था, दाहिर ने क्या किया था? उनकी मंजूरी को अनदेखा कर दिया, जिसके कारण जो अल हजाज था वो गुस्सा गया और उसने आक्रमण के लिए दो व्यक्ति सबसे पहले भेजे। 711 ईस्वी में पहले आपको उबैदुल्लाह को भेजा जो कि हार गया, उसके बाद दूसरा भेजा बुदेल को, वो भी हार गया। इसके बाद इसने मोहम्मद बिन कासिम को भारत में बुलाया। तो सबसे पूछे कालड़ पूछे तो सबसे पहला याद रखना, इराक के जो सूबेदार हुआ करते थे अल हजाज, जो भारत की संपन्नता की कालड़ से
जीतना चाहते थे। और दूसरा कारण था जो श्रीलंका के शासक हुआ करते थे, जो श्रीलंका के शासक हुआ करते उन्होंने अल हजाज को भेंट में जहाज भेजे, जिसके बंदरगाह पर डाकुओं ने, देवल बंदरगाह पर जो समुद्री डाकुओं ने लूट लिए। ठीक है, इसके बाद जो अल हजाज ने दाहिर को एक पत्र लिखा और कहा अपने जुर्माने की मांग की, लेकिन दाहिर ने साफ इनकार कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ आपको याद रखना, ये जो अल हजाज था, अल हजाज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इराक का सूबेदार, इराक का सूबेदार था और ये उमैयद खलीफा का सेनापति। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये उमैयद खलीफा का सेनापति था, और किसी किताबों में ये आप दिया गया है कि जो उमैयद खलीफा का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था। फिर इसके बाद जो अल हजाज था, ये जो मोहम्मद बिन कासिम का चाचा था, मोहम्मद बिन कासिम का चाचा था। ठीक है, यह चाचा कह सकते हो, ये मोहम्मद बिन कासिम का चाचा था। अल हजाज की एक पुत्री हुआ करती थी जुबेदा, पुत्री थी जुबेदा, जिससे जो मोहम्मद बिन कासिम ने शादी की थी। ठीक है, तो याद रखना, पूछे कि बताइए जो मोहम्मद बिन कासिम ने किसकी पुत्री के साथ शादी की थी, तो जो कि जुबैदा से की थी, जो अल हजाज की पुत्री हुआ करती थी। या पूछते जो अल हजाज, मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का कौन था, तो दास या दामाद बोल सकते, भतीजा, दास या दामाद जो भी बोल सकते थे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो अल हजाज था उसने क्या किया, फिर दो व्यक्तियों को भेजा। सबसे पहले भेजा उबैदुल्लाह, ठीक है, उबैदुल्लाह को भेजा जो 711 ईस्वी में भारत आए और वो हार गए। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो अल हजाज हुआ करते थे, ये इराक के सूबेदार थे। इसके बाद उमैयद खलीफा के ये सेनापति हुआ करता था। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का ये चाचा था। अगर पूछे इसकी पुत्री जो जुबैदा हुआ करती थी, जो मोहम्मद बिन कासिम की पत्नी थी। और अगर बात करें, इसने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण के लिए उबैदुल्लाह को 711 ईस्वी में भेजा, जो भारत आया और वो हार गया। इसके बाद दूसरा भेजा बुदेल, ठीक है, दूसरा बुदेल को भेजा 711 ईस्वी में, ये भी हार गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन दो बनते हैं कि बताइए मोहम्मद बिन कासिम से पहले किन दो व्यक्तियों ने आक्रमण किया, तो आपको याद रखना उबैदुल्लाह और बुदेल ने किया 711 ईस्वी में, जो दाहिर से हार गए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो बच्चे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले अल हजाज कौन था, इराक का जो सूबेदार हुआ करता था, ये किसका सेनापति था, उमैयद खलीफा का। पूछे ये किसका चाचा था, तो याद रखना मोहम्मद बिन कासिम का। और इसकी एक पुत्री कौन हुआ करती थी, जुबैदा हुआ करती थी, जो मोहम्मद बिन कासिम की क्या थी, पत्नी थी। अगर पूछे क्वेश्चन जो कि इसने आक्रमण के लिए सबसे पहले किन्हें भेजा था, उबैदुल्लाह और बुदेल को। ठीक है, तो इसके बारे में इतने क्वेश्चन समझ में आएंगे। जब ये दोनों उबैदुल्लाह और बुदेल हार गए, तो इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को जो अल हजाज ने भारत में भेजा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, अब आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो इसका जो जन्म पूछे तो अरब का जो शहर हुआ करता था ताइफ, क्या शहर हुआ करता था, ताइफ शहर में हुआ था। अगर पूछे कि इसके जो पिता का नाम क्या था, तो याद रखना इसके पिता का नाम
यूसुफ बिन कासिम। यूसुफ बिन कासिम। अगर पूछे कि बताइए मोहम्मद बिन कासिम के चाचा का नाम क्या था, इसके पिता के ख़त्म होने के बाद इसके चाचा ने इसे पाला, तो याद रखना अल हजाज यूसुफ। अल हजाज यूसुफ। अगर पूछे मोहम्मद बिन कासिम की उपाधि कौन सी थी, तो याद रखना मीर कासिम। ठीक है। पूछे कि बताइए ये किसका सेनापति हुआ करता था। अगर सेनापति की बात करें तो ये किसका सेनापति हुआ करता था, दोनों याद रखना। सबसे पहले उमैयद खलीफा, दूसरे की बात करें तो अल हजाज। ठीक है, अल हजाज। अगर बात करें कि जो मोहम्मद बिन कासिम ये भतीजा या दामाद ये किसका था, तो भी आपको याद रखना अल हजाज। ठीक है, ये अल हजाज का दास या दामाद या भतीजा हुआ करता था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम से ये आप क्वेश्चन इतने बनते हैं। सबसे पहले इसका जन्म अरब शहर के ताइफ में हुआ था। अगर पिता का नाम करें यूसुफ बिन कासिम और चाचा का नाम क्या हुआ करता था, अल हजाज यूसुफ। इसकी जो उपाधि है थी मीर कासिम उपाधि थी। और सेनापति ये किसका, उमैयद खान का या खलीफा का या अल हजाज का बोल सकते हैं। इसके बाद ये भतीजा या दामाद किसका था, अल हजाज का, जो कि इसकी बेटी कौन हुआ करती थी, जुबैदा, जिससे इसने शादी की थी। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ तक नोट हो गया होगा। अगर बात करें इसने कहते जो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन जो बनते मोहम्मद बिन कासिम की बात में इतने बारे में जाने। अब बात करें इसने जो भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया। भारत पर आक्रमण कब किया, 712 ईस्वी में। और यहाँ जो सिंध का राजा हुआ करता था, सिंध का राजा दाहिर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जो सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध किया था। और ये बात करें जो 712 ईस्वी, इसकी जो उम्र हुआ करती थी, इसकी उम्र हुआ करती थी 17 वर्ष। कितनी उम्र हुआ करती थी, 17 वर्ष। अगर ये दाहिर की बात करें तो दाहिर क्या था, एक हिंदू शाही राजवंश का शासक था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि जो दाहिर हुआ करता था वो हिंदू वंश के जो राजशाही शासक हुआ करता था। अगर बात करें इसकी जो पिता हुआ करते थे, इसकी पिता का जो नाम था वो नाम था चच। क्या नाम था, चच। इसकी जो पिता का नाम हुआ करता था चच, और ये चच का पुत्र हुआ करता था दाहिर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो ये इसके पिता का नाम चच हुआ करता। अगर मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने, अगर दाहिर की बात करें तो दाहिर को आपको पता होगा 20 जून 712 ईस्वी में इसकी हत्या की थी। तो याद रखना जो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की हत्या कब की थी, 20 जून 712 ईस्वी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। अगर इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो इसने मुल्तान को, जो आपने सुना होगा मुल्तान, इसे सोने की नगरी कहा था, सोने की नगरी। ठीक है, तो याद रखना मुल्तान था उसे मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा था, सोने की नगरी कहा था। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले बनते हैं जो मोहम्मद बिन कासिम था भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था, सिंध के राजा दाहिर के विरुद्ध किया था। इसकी उम्र कितनी हुआ करती थी, 17 वर्ष उम्र हुआ थे। और जो दाहिर हुआ करता था ये हिंदू शाही राजवंश का शासक था, जिसके पिता का नाम चच हुआ करता था, और ये चच का पुत्र दाहिर था। ठीक है, अगर इसकी बात करें मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को 20 जून 712 ईस्वी को हत्या की थी, जो रावर का युद्ध हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद मुल्तान को इसने जब ये लूटा था, तो मुल्तान जो नगरी हुआ करती थी वहाँ से अपार धन लूटा था, और जहाँ पे इसने 3 दिन लगातार उसे लूटा था, जहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा सोना और जो अपार धन मिला था, जिसके कारण इसने उसे सोने की नगरी कहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते। इसके बाद आपको यहाँ से पता होगा
जो मोहम्मद बिन कासिम थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने, आपको पता होगा कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने जो दाहिर की बेटियां, ठीक है, और एक थी पत्नी। जो दाहिर की बेटी और पत्नी हुआ करती, बेटियां थी परमल देवी और सूर्य देवी। इसके बाद जो उसकी पत्नी होती लाडली देवी। इनको क्या किया था इसने, अपने खलीफा को भेंट में भेजा था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो दाहिर की पत्नी, जो दो बेटियां थीं, परमल देवी और सूर्य देवी, ठीक, और उसकी पत्नी हुआ करती थी लाडली देवी। जो दाहिर की पत्नी हुआ लाडली देवी, इनको इसने क्या किया था, खलीफा को भेंट में भेजा था। इनने क्या किया, अपनी चतुराई से मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवाई थी। इन्होंने क्या खलीफा से ये कहा कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने पहले ही हमारी इज्जत लूट ली, जिसके कारण हम आपको यहाँ बाद में भेजा है। तो इसकी वजह से खलीफा बहुत ज़्यादा गुस्सा गया। इसके बाद उसने 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। जो खलीफा हुआ करते थे, उन्होंने जब इतना सुना तो उन्होंने 715 ईस्वी में बुलाकर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या की थी और इसे बैल की खालों में बांध कर लाया गया था, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, जब खलीफा को इसके बारे में पता चला कि ये दोनों सब झूठ बोल रही थी, तो इनकी भी हत्या जो खलीफा ने की थी। लेकिन इसका अन्य एक विवाद रहता है, इस कहानी का अन्य जो विवाद है, कुछ कहा जाता है कि जो एक नया खलीफा आया था सुलेमान, ठीक है, जो नया खलीफा आया था सुलेमान, जो अल हजाज से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, दुश्मन था, जिसके कारण जो भी पुराने खलीफा हुआ करते या उनके सहयोगी हुआ करते थे, ये उन्हें मार देता था। तो इस वजह से क्या हुआ, जो ये खलीफा था, तो इसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को मार दिया था। तो ये दो विवाद रहते हैं इस कहानी में, ठीक है। अगर बात करें, दाहिर की एक पत्नी हुआ करती थी, जो रनबाई देवी, ठीक है। तो ये जो पत्नी हुआ करती थी रनबाई देवी, इसने क्या किया था, जौहर किया था। तो याद रखना, पूछे कि बताइए दाहिर की कौन सी पत्नी ने जौहर किया था, तो याद रखना जो रनबाई थी उसने जौहर किया था, क्योंकि ये उसके साथ, मतलब वहाँ पे जब ये लड़ने गया था तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद ये असफल रही। इसके बाद इन्होंने जौहर कर लिया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। इसके बाद अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में, आपने पता होगा जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे, जिन्हें दिर्हम बोला जाता, दिर्हम, ठीक है। तो याद रखना, या दिनार। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बताइए जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने सोने के कौन से सिक्के चलाए थे, दिर्हम या दिनार, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो ग्रंथ हुआ करते थे, इन्होंने दो भारतीय ग्रंथ हुआ करते थे, जिनका फारसी में अनुवाद किया था, ये अरबी में, जिनका अरबी में अनुवाद कराया था। पहला था पंचतंत्र, दूसरा था ब्रह्म सिद्धांत, ठीक है। तो ये दोनों हुआ करते थे ग्रंथ। पंचतंत्र के जो लेखक हुआ करते थे, आपको पता होगा विष्णु शर्मा, ठीक है। जो इसका जो फारसी में अनुवाद हुआ था, वो कलाली दमना के नाम से। इनका जो फारसी में अनुवाद हुआ था, वो किस नाम से हुआ था, कलाली दमना, ठीक है। इस बार जो ब्रह्म सिद्धांत के जो लेखक हुआ करते थे, ब्रह्मगुप्त। कौन हुआ करते, ब्रह्मगुप्त। इसका जो फारसी में अनुवाद अल अजीज इतिहासकार हुआ करता था, जिसने इसका फारसी में अनुवाद किया था। किसने किया था, अल अजीज। और अगर बात करें, जो अल अजीज की एक बुक आती है, जो आपने सुनी हो बुक, किताब ए उल, ठीक है, किताब ए उल। ये अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए
ये किसकी बुक थी? अल अजीज की किताब ए उल, या बोल दे किताब उल जिज। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो अगर बात करें मोहम्मद बिन कासिम की, तो भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें भारत के बाद इसने सोने के सिक्के चलवाए जो कि दिर्हम नामक थे। इसने ग्रंथ थे भारतीय ग्रंथ, जिनको अरबी भाषा में अनुवाद किया था, पंचतंत्र और ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत। लेखक थे विष्णु शर्मा और कलाली दमना नाम से इसका फारसी में अनुवाद हुआ। ब्रह्म सिद्धांत की बात करें तो ये जो ब्रह्मगुप्त हुआ करते थे, जो इसका फारसी में अनुवाद अल अजीज ने किया था, और ये इनकी प्रसिद्ध बुक थी किताब ए जिज। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ब्रह्म सिद्धांत की बात करें तो इसका जो नाम हुआ करता था, नाम इल्म उल साहिब। ठीक है, ये इसका नाम हुआ करता था इल उल्म साहिब, इस नाम से इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको हटा दें हम। इसके बाद सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन, इसने भारत में एक कर चलाया था जिसे बोला जाता है जजिया कर। ठीक है, और पूछा जाता है इसने भारत में एक कौन सा कर चलाया था? जजिया कर, जो सबसे प्रथम बार इसने चलाया था। सबसे प्रथम बार जो कर चलाया था कौन सा था? जजिया कर। ठीक है, इसके बाद पूछे कि बताइए ये जजिया कर क्या था, तो आपको पता होना चाहिए ये बच्चों, विकलांगों, ठीक है, और ब्राह्मणों और महिलाओं और मुसलमानों पर नहीं लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना, ये पूछा नहीं जाता, यहाँ पे बच्चों, विकलांगों, महिलाओं और मुसलमानों पर नहीं लगता था ये कर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपको याद रखना। तो यहाँ से जो मोहम्मद बिन कासिम से क्वेश्चन बनते थे यहाँ तक अच्छे थे। अब हम बात करते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण हुए, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, इनके जो आक्रमण हुए तो आपने सबसे पहला सुना होगा आक्रमण देवल का अभियान। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि जो देवल का अभियान था ये कब हुआ था, तो याद रखना ये 712 ईस्वी में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ दाहिर शासक था। कौन सा था? दाहिर शासक था। जब दाहिर शासक था यहाँ पे, जब आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो क्या हुआ? दाहिर डर के भाग गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया देवल बंदरगाह पे, तो दाहिर यहाँ पे डर कर भाग गया। ये कब किया गया? तो 712 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं नीरोन विजय। दूसरा जो आपका है नीरोन विजय। ठीक है, ये नीरोन विजय की बात करें, यहाँ भी शासक जो हुआ करता था, यहाँ पे जो शासक था दाहिर था। यहाँ भी शासक कौन था? दाहिर था। और दाहिर ने क्या किया, ये जो राज्य हुआ करता था एक पुजारी को सौंप दिया। किसे सौंप दिया? एक पुजारी को सौंप दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो यहाँ से भाग गया। इसके बाद इसने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीरोन विजय थी यहाँ पर किसका शासक हुआ करता? दाहिर का शासन था, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर एक मतलब जो यहाँ पे पुजारी हुआ करता था उसको शासन सौंप के ये भाग गया था। इसके बाद अगर बात करें सहवान विजय,
सहबान, सहबान विजय, आपने इसके बारे में सुना होगा। जो सहबान विजय थी, यहाँ पर क्या हुआ करता है, जो सहबान में बौद्ध, अगर सहबान विजय की बात करें तो बौद्धों का अधिकार था यहाँ पे। किसका था? बौद्धों का अधिकार। ठीक है, तो इसके पहले अगर बात करें, यहाँ बौद्धों का जो अधिकार हुआ करता है, जिसके कारण यहाँ पर जो भिक्षु हुआ करते थे, भिक्षुओं ने इसका स्वागत किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए जो मोहम्मद कासिम हुआ करता था, यहाँ जो किस विजय में उसका स्वागत किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम का सहबान विजय में स्वागत किया गया, ये किया गया था। बौद्धों का यहाँ पे अधिकार था। और अगर बात करें किसका कारण, जिसके कारण यहाँ पे भिक्षुओं ने इसका स्वागत किया और दाहिर को यहाँ से भगा दिया। ठीक है, इसके बाद अगली बात आती है, प्रमुख जो आक्रमण आता है, आपने सुना होगा, आपको पता होगा, रावर का युद्ध, रावर या रावर का युद्ध। ठीक है, रावर या रावर का युद्ध की बात करें तो यहाँ पे जो मीर कासिम था, मीर कासिम, ये 50,000 सेना लेकर आया था। ठीक है, और इसके बाद ये 50,000 सेना लेकर आया था और 20 जून 712 ईस्वी को इसने दाहिर की हत्या कर दी। ठीक है, तो इसने 20 जून जो 712 ईस्वी को दाहिर की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते, रावर या रावर का युद्ध। इसमें क्या हुआ, जब इस युद्ध की बात हो रही थी, जो मोहम्मद बिन कासिम हुआ करता था, तो मोहम्मद बिन कासिम बड़ा ही शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी जो दाहिर की सेना थी बहुत अच्छे से लड़ रही थी। लेकिन जो दाहिर हुआ करता तो वो हाथी पे लड़ने आया था। जब हाथी पे वो लड़ रहा था तो अचानक क्या हुआ कि उसका हाथी पता नहीं कैसे बिचल गया। फिर उसके बाद वो आ गया घोड़े पर। घोड़े के आने के बाद सेना को क्या हुआ, वो दिखा नहीं, जिसके बाद वो ऊंचाई पे हुआ करता, जिसके दिखा नहीं, इसके कारण क्या हुआ, सेना में भगदड़ मच गई कि दाहिर मारा गया। उसके बाद क्या हुआ, सेना वहाँ से भागी, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन। और आपको बात करें, अब आते हैं जो अरबियों की बात, ये तो मोहम्मद बिन कासिम के हो गए। इसके बाद जो लास्ट बचता है आपका जाटों का युद्ध। जाटों का युद्ध, जो जाटों का युद्ध था, इन्होंने भी क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ भी मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, अब बात करें जो अरबियों की देन भारत में, अरबियों की देन। ठीक है, अगर बात करें, इन्होंने भारत में सबसे पहले खजूर की खेती, ठीक है, खजूर की खेती स्टार्ट की, तंबाकू की खेती। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो खजूर की खेती, तंबाकू खेती और ऊंट पालन, ये सभी चीज़ें इन्होंने अरबियों ने स्टार्ट की। अगर अरबियों की बात करें, इन्होंने भारत से जो सीखा है, मान लो आपको अंक पद्धति, ठीक है, और दशमलव पद्धति इन्होंने भारतीयों से सीखी। ठीक है, अगर भारतीयों से सीखी तो इन्होंने उसका नाम क्या दिया, हिंदजा। क्या नाम दिया, हिंदजा। तो याद रखना, इन्होंने जब ये भारत से अंक पद्धति और दशमलव पद्धति सीखी, उसे हिंदजा नाम दिया। इसके बाद जब ये अरबी भाषा सीख कर गए तो इन्होंने यूनानियों को सिखाई, यूनानियों को।
यूनानियों को। यूनानियों ने अरबियों से सीखा तो इन्होंने एक नाम दिया उन्हें, अरेबियन। अरेबियन, ठीक है। तो ये याद रखना, आपके जितने भी क्वेश्चन बनते थे जो मोहम्मद बिन कासिम से, और बहुत अच्छे से डिटेल से हमने बता दिए। अब बात करें कि आपको जितने भी अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। अब हम क्या करते हैं, इसे शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं, ये तो चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर बात करें अरबियों की जो देन है, अरबियों की ये चीज़ें हमने बता दी। अब अरबियों का जो उल्लेख मिलता है ये पूछा जाता है। अरबियों का उल्लेख पूछा जाता है। अरबियों का जो उल्लेख मिलता है तो सबसे पहली बुक है चचनामा, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहली जो बुक है चचनामा, ये 1216 में प्रकाशित हुई थी। 1216 में प्रकाशित हुई थी। इसके जो लेखक थे अली कॉफ़ी। अली कॉफ़ी जो हुआ करते थे, ये इसके लेखक हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद दूसरी बुक आई थी किताब ए तारीख ए सिंध। तारीख ए सिंध, ठीक है। या बात करें मासूम ए सिंध, ये जो बुक आई थी, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपकी मीर मासूम, ये मीर मासूम की बुक हैं। अगर बात करें आपको यहाँ से अगली बुक जो आती है, अगर बात करें मीर मासूम, ठीक है, तो मासूम सिंध आपको अगर एक नाम और दे दिया जाए तो आपको याद रखना, यहाँ पे अगला नाम आ जाता है मुमताज़ पठान, ठीक है। ये भी इतिहासकार आ जाते हैं इसी में, मासूम सिंध में अगर बात करें तो ये भी आ जाते हैं पठान, मुमताज़ पठान जो इतिहासकार हुआ करते थे। और तारीख सिंध या मासूम सिंध की बात करें तो मीर मासूम ये इतिहासकार हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी आपके इतिहासकार हुआ करते थे। इसके बाद एक आता है, बड़ा अच्छी बुक है, जो मान लो थोड़ा याद नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी बुक है जो भी आपके उससे संबंधित है, आपके अरबियों से, ठीक है। तो ये जो ग्रंथ है मेन ग्रंथ है, जिन्हों हमने चचनामा, तारीख सिंध, मासूम सिंध, ठीक है, ये सभी आपको तारीख जिज, किताब जिज, ठीक है, किताब ए जिज, ये भी आपकी कौन सी, ये भी आपकी अली, ये भी आपकी अल अजीज लेखक के द्वारा लिखी गई है, जिसमें भी अरबियों के आक्रमण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये आपकी सभी बुकें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे से हमने कवर करे, और आपको ग्राफ में भी बताएंगे। ग्राफ में अभी कभी सीखना हो तो हम इसकी क्लास ग्राफ में भी लेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रंथ हमने बता दिए, अब आप अच्छे से इन्हें पढ़िए, नोट्स बनाइए शॉर्ट में, ये आपके सभी एग्जामों के लिए बेहतरीन रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहीं तक अपनी क्लास रहेगी बस, और आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसकी हम क्लास जो अगले दिन लेंगे, ग्राफ में क्लास लेंगे, जिसमें ग्राफ से बेसिक से चीज़ें बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और जुड़े रहिए, और नए दोस्तों को जोड़िए और उन्हें वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाइए, ठीक है। थैंक यू।